गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन डिस्कस किया था। पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था। कुछ जो एक प्रॉब्लम पार्ट है उसको हमको कराना है, और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये हम लोग यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक फिनिश करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने प्रॉब्लम्स भी आपको इंस्ट्रक्ट कर दी हैं कि दोनों बुक्स जो हमने रिकमेंड करी थी, सजेस्ट करी थी, उनमें से कौन कौन से आपको प्रॉब्लम करने हैं। एक दो प्रॉब्लम जितनी भी संभव होंगी आज मैं कराने की कोशिश करूँगा, सॉल्व की ऐसे ही रैंडमली चूज़ करके। तो सबसे पहले हम लोग जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किया था रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, और जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला डिराइव करके आया था वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले तो हमने हेडिंग डाला हुआ है ताकि आप अपने को कलेक्ट कर लें कि हमें क्या पढ़ना है। इंक्लाइंड प्लेन भी हमने यहाँ पे बना दिया है। इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। एक कोई रोल करने लायक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करते हुए हमने दो स्थितियों में दिखाई है। इसकी रेडियस r है, इसका मास m है, और ये जो इनिशियल जो टाइम था वो फर्स्ट हमने कहा है, और जहाँ पे ये हम सेकंड ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसको हमने सेकंड मार्क किया है, दूसरी स्थिति है। इस बीच में उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस दौरान उसने एच हाइट को एक तरीके से एच हाइट उसकी चेंज हुई है, ये फर्स्ट स्टेट से दूसरी स्टेट में आने में। जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला था इसके एक्सीलरेशन का a इक्वल टू जी साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर इसकी रेडियस है, के बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन है। चूंकि बॉडी की शेप हमने अभी डिफाइन नहीं करी है, जो बॉडी रोल करने लायक है वो रोल कराई जाती है इंक्लाइंड प्लेन पे। एक रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, सिलेंडर भी हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। स्फीयर का मतलब स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इसी तरीके से हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है। तो यहां पे हमने वो फॉर्मूला लिखा। देखिए मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास हमने शो किया हुआ है। इस फॉर्मूले में एक्सीलरेशन में मास नहीं आया है। जी की वैल्यू तो निर्धारित होती है जिस प्लेस पे इंक्लाइंड प्लेन होगा। हाँ, हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे हाथ में है। इंक्लाइंड प्लेन डिफरेंट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के हो सकते हैं, ये वेरिएबल है। बॉडी चेंज होने पे उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज होगी और उसकी रेडियस चेंज होगी, जिन पे डिपेंड करता है। पिछले टर्म पे हम ऑलरेडी आई थिंक अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ये तो सिर्फ हमने रिमाइंड कराया। एक इसी में नीचे जो कि इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ दी जाती है, एक प्रॉब्लम नुमा बुक में दी हुई है जैसी उपाध्याय में, और उसमें भी है कि अगर दो स्फीयर्स हैं, एक प्रॉब्लम समझ लीजिए, और इसको हम लोगों को करना है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के रूप में लिखी नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है। यू हैव टू स्फीयर्स, और इन स्फीयर में एक सॉलिड है और दूसरा जो है हॉलो है। सेम मास है दोनों के, सेम एक्सटर्नल रेडियाई है, यानी कि दोनों की त्रिज्याएं, बाहरी त्रिज्याएं समान हैं, लेकिन मास भी सेम है। एक लेकिन सॉलिड है, दूसरा हॉलो है। अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कराया जाएगा, रोलिंग मोशन हम पहले ही बता चुके हैं,
कंबाइंड मोशन होता है ट्रांसलेशन और रोटेशन का। माने वो मूव भी करती है एक पर्टिकुलर लाइन में, एक पर्टिकुलर प्लेन में, एक लाइन में, सॉरी रेक्टिलिनियर मोशन में है, और उसके साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी वो रोटेट करती है। तो ये कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन कहलाता है। हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी शुरुआत में ही बता दिया था, इसके भी पिछले वाले वीडियो में, और उसमें बेसिक इंट्रोड्यूस हो गया था। इसके जस्ट पिछले वाले में ये इंक्लाइंड प्लेन मोशन वाला हमने टॉपिक कराया था। तो अगर इसको, इन दोनों को एक साथ रोल कराया जाएगा तो कौन सी बॉडी, इसमें इन्होंने पूछा है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टू स्फीयर्स, वन हॉलो एंड द अदर सॉलिड बट द सेम मास एंड सेम एक्सटर्नल रेडियाई, वी अलाउ देम टू रोल डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट साइमल्टेनियसली। दोनों की सेम हाइट से उनको रोल कराया जाता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये कहा इन्होंने, हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, कौन पहले पहुंचेगा यही पता करना होगा। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। ये तो आपकी सिचुएशन सामने है, लिखने के लिए जगह हमको बनानी पड़ेगी। ये फिगर भी हम लोग बिठा ही देते हैं, इसकी जरूरत अब नहीं है, जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए ये इंक्लाइंड प्लेन हमने बनाया था, ये फॉर्मूला लिखा रहने देते हैं, इसका हम लोग को अप्लाई करना होता है। तो अगर ये फॉर सॉलिड स्फीयर, ये जो पहली बॉडी है हम सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा वो हम लोग लिखते हैं, A इक्वल टू जी साइन अल्फा, तो ऐसा लिखा ही जाएगा 1 प्लस। अब ये प्रॉब्लम है कि सॉलिड स्फीयर के लिए हम m के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 mr² लिखते हैं। तो अब ये जो mm कैंसिल होगा तो k² अपॉन r² की वैल्यू आएगी 2/5 r²। ये फॉर सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर के लिए k² अपॉन r² की वैल्यू आई है, k² अपॉन r² इक्वल टू 2/5 r²। तो कि देखिए ये फॉर्मूले में सिर्फ k² अपॉन r² का परिवर्तन होना है, g सेम है, इंक्लाइंड प्लेन सेम है, तो g साइन अल्फा और 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, हमने लिख लिया है। अब हॉलो स्फीयर के लिए कर लीजिए, हॉलो स्फीयर के लिए जो m के स्क्वायर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर हो जाएगा 2/5 m। आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल रेडियाई सेम है, तो आपने पढ़ा था r² माइनस r2 टू द पावर 5 माइनस r1 टू द पावर 5 अपॉन r2³ माइनस r1³। इसी को हम यूज कर लेते हैं, जहां r2 है उसको हम r ही लिखा रहने देंगे, और r1 की जगह जो हमारा हॉलो स्फीयर है उसकी इंटरनल रेडियस हम r1 एज्यूम कर लेते हैं, एक्सटर्नल चूंकि सेम है तो r ही हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे m के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 m r टू द पावर 5 माइनस r1 टू द पावर 5 अपॉन r³ माइनस r1³, ये होगा। अब k के बजाय हम इसको k1 एज्यूम कर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए हमने k यूज करी है, रेडियस ऑफ गायरेशन, और हॉलो स्फीयर के लिए हम k1 ले लेते हैं। देखते हैं क्या होता है, mm कैंसिल हो गया, तो k1 स्क्वायर इक्वल टू 2/5। अब इसमें अगर हम r टू द पावर 5 बाहर निकाल लेते हैं तो 1 माइनस r1 पावर 5 अपॉन r2 टू द पावर 5, ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे डिवाइड करा जाएगा तो r/5 अपॉन r/5 जो है 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ r³ बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा
1 माइनस R1/R का होल क्यूब या क्यूब दो बार लिख देते हैं जैसा जिस फैशन में ऊपर लिखा है। अब ये क्यूब से ये स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे K1/R² जो होगा, यहाँ पे R² बचा 2/5 1 माइनस R1⁵/R⁵ डिवाइडेड बाई 1 माइनस R1³ ये हॉलो स्फीयर के लिए आ गया कि मास चूंकि सेम थे, मास हमने वही ले लिया था, हालांकि अलग अलग हमने कंपेयर किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, m और m' हमने लिया ही नहीं है। तो अब आप देखिए यहाँ पे K1², ये हम पहले लिखेंगे, लेट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर बी K एंड रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर हॉलो स्फीयर बी K। तो K1²/R² जो हमने वहां से निकाला, इसकी वैल्यू आई है 2/5 1 माइनस R1/R⁵ लिख लेते हैं सीधा, दो बार नहीं करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस R1/R⁵, ये हो गया। तो ब्रैकेट का जो स्वरूप है बदल देते हैं क्योंकि वो स्मॉल ब्रैकेट ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो अगर हमें दोनों के एक्सीलरेशन एक तरीके से कंपेयर करने हैं तो अब बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। ये हमने रेडियस K1²/R1² निकालने के लिए जो मैथमेटिक्स है उसको शो किया हुआ है, यहाँ K²/R² के लिए किया है। तो इसकी वैल्यू K²/R² आई थी 2/5 ओनली, क्योंकि आराम से R² मैंने यहाँ से हटाया नहीं था, सिंपली 2/5 था। अब हम लोग आराम से इसको सॉल्व करते हैं। हम एक्सीलरेशन भी दोनों के, सॉलिड के लिए A और उसके लिए हॉलो के लिए हम लेट और हॉलो स्फीयर एक्सीलरेशन बी A और हॉलो स्फीयर इट विल बी A1। सेम टाइप के जो K के लिए नोटेशन लिए हैं वही एक्सीलरेशन के लिए ले लेते हैं। तो A इक्वल टू होगा 1 G sin अल्फा अपॉन 1 प्लस K²/R², इस तरीके से हुआ। और यहां पे हुआ A1 इक्वल टू G sin अल्फा अपॉन 1 प्लस K1² ये वैल्यू निकालते हैं। तो इनको डिवाइड करते हैं, कौन सी वैल्यू ज़्यादा आती है। G sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A/A1 इक्वल टू, उलट जाएगा मामला, 1 प्लस K1/R², ये ठीक है, K1²/R² ऊपर हो गया, नीचे हुआ 1 प्लस K²/R²। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू तो 2/5 आ ही गई है नीचे वाले की। ये K²/R² की वैल्यू जो है हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग, ये हमने कहा कि ये बेसिक इक्वेशन होती है, ये उसके लिए है सॉलिड स्फीयर के लिए, ये P के लिए है। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी जब वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट करते हुए आप खुद कर लीजिए कि आप धीमे धीमे से आप ले में आ चुके हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं। तो हमने जब डिवाइड किया तो G sin अल्फा कैंसिल हो गया और K²/R² की वैल्यू जहाँ आप 2/5 लिखेंगे तो यहाँ पे 2/5 लिखेगा, ये 7/5 आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा और यहाँ पे 2/5 लिखा रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखें
फाइव फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A/A1 इक्वल टू 2/7 और 1 प्लस K² अपॉन R² अब इसकी वैल्यू यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, मैं इसको ही मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तब आप अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू आप लिखेंगे A/A1 इक्वल टू 2/7 1 प्लस, इसकी वैल्यू आई थी मुझे याद है, आ गई थी K² की वैल्यू मिला के मैंने मिटा दिया है, गड़बड़ हो गया है, इस बुक से चलो देख लेते हैं। 1 माइनस R1 क्यूब R1 अपॉन R का पावर 5 डिवाइडेड बाई क्या मैंने K1 अपॉन K2 K1 अपॉन R की वैल्यू लिखी थी, तो वही वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 प्लस R1 अपॉन R1 अपॉन R का पावर 3 1 माइनस ये रहेगा। तो अब आप देखिए कि जब हमने हॉलो स्फीयर लिया है, ये इंटरनल रेडियस R1 है और ये एक्सटर्नल रेडियस R है, तो R1 छोटी है, R बड़ी है, तो R1 अपॉन R क्या होगी, लेस देन 1 होगी, पक्का लेस देन 1 होगी। जब लेस देन 1 है यानी 0.8 सपोज करते हैं, तो 0.8 का पावर 5 बड़ा होगा या 0.8 का होल क्यूब बड़ा होगा। निश्चित रूप से 1 के बाद जब उसकी पावर्स बढ़ती हैं, उनका स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, पावर 4 करिए, 5 करिए, वैल्यू कम होती जाती है। 0.8 का स्क्वायर 0.64 होता है। तो इस तरीके से जब आप क्यूब करेंगे 0.64 से भी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू जो है मतलब बड़ी आएगी, यानी कि इनका डिफरेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। जैसे 1 माइनस 0.8 लिखिए और नीचे 1 माइनस 0.7 लिखिए, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है ऊपर वाली, ये बड़ी है वैल्यू R1 अपॉन R की, तो ये क्या होगा 1 माइनस 0.8 का 0.2 और यहाँ 0.3। तो ये जो रेशियो है ये क्या होगी, बड़े से ये बड़ी फिगर है, ये छोटी फिगर है, तो बड़े से छोटा का तो ये छोटा हो जाएगा। यानी कुल मिला के इसकी वैल्यू जो है ये इतना मीनिंगलेस नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, केवल इसका रेशियो मीनिंगफुल है। तो ये जो है जो A है, ये वैल्यू मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा और स्पेसिफिक नहीं कर पाया, लेकिन मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, बुक में तो बहुत छोटा कर दिया है। तो ये वैल्यू जो है ऊपर वाली जो है छोटी आ रही है, बड़ी आ रही, A बड़ा आ रहा है, ये ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि ये बड़ी है फिगर, ये छोटी फिगर है, क्योंकि डिफरेंस की वजह से। वैसे तो ये बड़ी है, लेकिन 1 माइनस होने से ये बड़ी हो जाएगी। इसमें से ज्यादा माइनस हो रहा है, इसमें से कम माइनस हो रहा, तो A ग्रेटर देन A1। A ग्रेटर देन A1 का मतलब हुआ है कि सॉलिड स्फीयर जिसका हमने एक्सीलरेशन A एज्यूम किया था वो बड़ा है और हॉलो स्फीयर वाला छोटा है। तो जब अगर हम सॉलिड स्फीयर है और हॉलो स्फीयर है एक साथ हम रोल करा देंगे किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा वो पहले पहुंचेगी और जिसका एक्सीलरेशन कम होगा वो देर में पहुंचेगी। तो अगर किसी एंगल से पूछा जाता है सेम मास के, सेम एक्सटर्नल रेडियस के एक सॉलिड
और एक हॉलो स्फीयर है रोल कराए जाते हैं तो सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा। यही कंपेरिजन इसमें दिया गया है और मेरे समझ में आपको समझ में आ गया होगा। तो thus the value of k square for hollow sphere is greater than that for solid one, माने जो k की वैल्यू है उसी को कंपेयर। Although the masses and external radii of two spheres are the same, hence it is obvious from this relation that the acceleration of the solid sphere must be greater than that of hollow one. Therefore, the solid sphere will cover a larger distance on the inclined plane than the hollow sphere in the same interval of time. That is, two spheres are allowed to roll down on inclined plane simultaneously. The solid sphere will reach down the plane first. जो नीचे आएगा वो पहले सॉलिड स्फीयर आ जाएगा। यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। मेरा ये आपको सजेशन है कि आप बुक के हिसाब से और छोटा करके दिया गया है उसी से कर लीजिएगा। आप कैसे भी करें, बात मतलब की निकलनी चाहिए और लॉजिकली करेक्ट हो, या हमारे वाले स्टाइल से कर रहे हो हमारे वाले स्टाइल से कर दो। अब रही बात जो टॉपिक्स की है यूनिट सेकंड में, वो सारे टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि एक दो सम्स आपके सामने डिस्कस किए जाए। मैंने ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट करता हूं, जरूरी नहीं कि हम इंक्लाइंड प्लेन के करें। एक क्वेश्चन हमको बड़ा अच्छा लग रहा है जिसमें थोड़ी सी बुद्धि लगाने वाला है। ये एग्जाम्पल नंबर 10, जो कि इस तरीके से आपने पहले नहीं सोचा है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के जो इस्तेमाल आपने सीधे सीधे करे हैं लेकिन प्रॉब्लम के रूप में नहीं करे हैं। तो इसमें एक प्रॉब्लम दी हुई है कि एक लंबा सा एक रॉड थी, रॉड वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है। इस रॉड का मास m हो, लेंथ l हो, तो इस परपेंडिकुलर टू द लेंथ एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 था होता है। ऐसी l लेंथ वाली, l लेंथ का मतलब इन्होंने दे दिया है इसमें 2.4 मीटर की है। l की जगह पे इन्होंने 2.4 मीटर की एक लेंथ वाली एक बार को लिया और इसका जो मास है वो 6 kg है। प्रॉब्लम है तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है 6 kg और 2.4 मीटर लेंथ वाली रॉड को इन्होंने एक इक्विलेटरल हेक्सागन बना दिया है। हेक्सागन का मतलब जिसकी 6 साइड होती हैं और इक्विलेटरल का मतलब बिल्कुल समान समान इस तरीके से बना दिया है। 1 2 3 4 5 और 6 ये हेक्सागन। तो यूनिफॉर्म प्रॉब्लम सुन लीजिए पहले। यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 kg एंड लेंथ 2.4 मीटर इज बेंट टू मेक एन इक्विलेटरल हेक्सागन। कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ द हेक्सागन, चूंकि यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास से पास होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द हेक्सागन। ये हेक्सागन जो जिस प्लेन में अपने जमीन में सपोज या जो ग्रीन बोर्ड हमने लगाया हुआ है इसके परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस के अबाउट जब इसको रोटेट कराया जाएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमको कैलकुलेट करना है। पहली चीज तो ये है कि हम यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखें, हमने लिख दिया कि इसकी हर साइड सपोज करते हैं a है, सारी साइड की लंबाई a है और सबकी जो है इंडिविजुअल जो मासेस हैं एक रॉड का वो कितना हो जाएगा? 6 kg है तो 6 में बांटा गया है तो इसकी 1 kg मास होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर एक टुकड़ा ये जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होती है सेंटर ऑफ मास सिर्फ इतने भर के लिए, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट कराया जाता तो निश्चित रूप से इसका फॉर्मूला आप लगाते ma²/12। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां ना होके यहां पे है क्योंकि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड, जैसा कि हम पहले समझा चुके हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये एक्सिस इस एक्सिस के पैरेलल है जिसका डिस्टेंस क्या है? वो ये है। ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सपोज करते हैं ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है।
अब रेगुलर हेक्सागन है तो ये साइड जो है ये जो सब समान हो जाती हैं, जितनी ये लंबाई होगी उतनी ए होगी, उतनी ए होगी, एक तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। और ये सारे एंगल, क्योंकि तीनों ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक का होगा जाके 60 60 60, तो ये 30 डिग्री का एंगल होगा। अगर इसकी लेंथ ए है और हमें ये निकालना है तो a cos 30 OP इक्वल टू हो जाएगा a cos 30, और a cos 30 की वैल्यू कितनी होती है आप अच्छे से जानते हो, √3/2, तो ये लंबाई हो जाएगी a cos 30, यानी a इंटू √3/2, ये तो ये लेंथ होगी। तो अगर इसमें हम थ्योरम ऑफ इसके लिए लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, I इक्वल टू अप्लाइंग थ्योरम ऑफ बाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो पहले हम एक के लिए कर रहे हैं, उसी को हम 6 से यूज कर लेंगे। I इक्वल टू ICM प्लस MH², आपने रटा हुआ है 12th क्लास से। हम यहाँ पे MH² की जगह पे ये वाली डिस्टेंस लिखेंगे m इंटू a √3/2 होल स्क्वायर, ये तो करेंगे आप। और ICM की जगह पे आप क्या करेंगे, हमने कहा ma²/12, तो ये होगी ma²/12, एक रॉड के लिए निकला। लेकिन अगर आप यही ट्रायंगल यहाँ बनाएंगे उसके लिए भी यही निकलेगा, यही ट्रायंगल आप यहाँ बनाएंगे तो उसके लिए भी वही बनेगा, इसके लिए बनाएंगे तो वो भी यही बनेगा, यानी जो हमारा रेगुलर हेक्सागन है सभी के लिए अप्लाई होगा। तो हम एक जो पार्ट है उसका, उसके लिए एक साइड है उसके लिए निकाल रहे हैं, इसको टोटल जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा पूरे हेक्सागन का, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ए की वैल्यू कितनी, m को पहले m को आप सब्स्टिट्यूट करें या ना करें, पहले थ्योरेटिकली निकाल लें, तो ये हो जाएगी जाके, सॉल्व कर लीजिए पहले, 6ma² प्लस जिसका √3 का 3 निकल आएगा, a² इंटू 3 और 2 का होल स्क्वायर 4, तो 3/4 ma² हो गया। अब ये कितना आएगा, 3/4 प्लस 1 प्लस 3 4/7 करके आ जाएगा, ये आ जाएगा जाके, नहीं और हमने LCM लिया, ma²/12 और होता है, सॉरी इसमें 12 और लगाना पड़ेगा, तो 12 से 3 आया, LCM आया, ma² हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ LCM आया 12, तो यहाँ पे तो 4 ही रहा, 1 ही रहा है, क्योंकि 12 है ऑलरेडी, इसमें 3 पहले से है तो 9, 1 प्लस 9 ही तो आएगा, 3 पहले से है और ma²/12 है, ये 3ma²/4 है, 9a²/12 ये हो गया, ठीक। अब ये हुआ जाके 6 इंटू 9 प्लस 1 10 ma²/12, तो ये हुआ 5 और ये 6 कट गया, तो ये 5ma²। अब आप m की वैल्यू रख सकते हो। m की वैल्यू हमने कितनी बताई थी, ये 6 kg था और इसका मास हमने स्मॉल m जो लिया है, सॉरी इसको स्मॉल m से डिनोट करना चाहिए, टोटल मास को हमने कैपिटल लिखा, तो ये आया I इक्वल टू 6 इंटू 5ma², यहाँ नहीं 6 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, फाइनली 5ma² आया था, 5ma की जगह 1 kg, और a हमारा कितना है, कितना था 2.4 मीटर अपॉन 6, a इक्वल टू 0.4, तो 0.4 मीटर आएगा, तो यहाँ पे हम 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो
5 इंटू 0.16 यानी 8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने 0.80 आएगा 0.8 kg मीटर स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्रॉब्लम में सॉल्व करा गया है। एक प्रॉब्लम हमने ये आपको सॉल्व करा दी। एक प्रॉब्लम और मुझे अच्छी लग रही है देखने में, इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरे समझ में सब आ गया होगा कि इसकी टोटल लंबाई को 6 हिस्सों में बांट के एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है। उसमें से एक टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा उसका 1/6 लेंथ में होगा, 1/6 मास में भी होगा। उसके अगर हम पहले फॉर्मूला ml²/12 एक साइड पे लगाएंगे, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन अब हमारी ये ना हो कि ये सेंटर पे है, तो ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट निकालने में हमको लगानी पड़ेगी। तो ये फाइनली आपने ये सॉल्व किया एक प्रॉब्लम। अब मुझे एक और प्रॉब्लम देखनी है। ये प्रॉब्लम नंबर 3 जो हमने अभी सॉल्व करी है, एग्जाम्पल नंबर 10 था जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर, अभी जो मुझे ठीक लगी थी, काफ़ी ठीक लगी थी, एग्जाम्पल नंबर 10 था। अब लेते हैं हम लोग 13। नाउ एग्जाम्पल नंबर, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं ये, सॉल्व वाली अभी मैं कर रहा हूँ, आपको अनसॉल्व करवाऊंगा। जब आपको नहीं आएंगी तो मैं एक क्लास में जब एक जनरल आ जाएंगी तब मैं इकट्ठी करवाऊंगा। ये 13 है। इसमें एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है, इसको किसी तरीके से 27 स्फीयर्स में छोटे 27 स्फीयर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। तो इसमें लिखा है, क्वेश्चन सुन लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बिग सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज I। माने इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है, और I होता कितना है? अगर इसकी रेडियस R है, मास m है, तो 2/5 mr² होता है। ये सिंपल सी बात बोली। फिर उन्होंने कहा फ्रॉम दिस बिग स्फीयर 27 इक्वल एंड स्मॉल स्फीयर्स आर फॉर्म्ड। ये हमने बताया 27 स्मॉल स्फीयर्स आर फॉर्म्ड। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो अब 27 में बांटे गए हैं, तो छोटे वाले का मास कितना हो जाएगा? m/27। जो भी यूनिट्स हो, जो भी यूनिट इन्होंने नहीं बताई कितना केजी है क्या है, मास m लिख दिया है। दूसरी बात ये है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r³। अगर डेंसिटी रो है तो मास तो वही रहेगा, और जो वीडेस है, वीडेस का मतलब जो 27 में बांटा है तो 27, सपोज करते हैं इसकी रेडियस स्मॉल r है, मास m/27 होगा, तो इसका वॉल्यूम छोटे वाले का कितना होगा? वीडेस ही बोल देते हैं 4/3 पाई r³। लेकिन जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम सबका 27 का इंडिविजुअल जोड़ने के बाद आएगा। तो हम इनको इक्वेट कराएंगे, तो ऑब्वियसली 4/3 पाई r³ इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो r³ इक्वल टू 27 r³। इसको हम 27 को 3 इंटू 3 क्यूब लगा देते हैं इसमें, तो आसानी से आपको इसका इस क्यूब रूट लेंगे, r इक्वल टू 3r आ जाएगा, यानी स्मॉल r इक्वल टू r/3। ये सिंपल सी वैल्यू आएगी। तो एक जो छोटा टुकड़ा मैंने छोटा स्फीयर आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब सॉल्व का
तरीका जो बेसिक लैंग्वेज है वो आप अपने आपके पास बुक है उससे आप कर सकते हो। 2/5 स्मॉल m r स्क्वायर आप करोगे, लेकिन हमें स्मॉल स्फीयर का मास नहीं पता, कैपिटल R नहीं पता, हमने निकाल ली है, इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2/5 m/27 है मास स्मॉल m और रेडियस है r/3 का होल, ये तो होगा, सॉरी mr, therefore moment of inertia of small sphere, तो ये स्क्वायर होता है 2/5 mr स्क्वायर, है ना। तो अब आप कितना हो जाएगा, और I डैश will be 2/5 m/27 r स्क्वायर बाई 9, ये हो जाएगा। ये इन्होंने कैलकुलेट करके जो निकाला है। इसमें से जो 2/5 mr स्क्वायर है ये I है, I/27 × 9, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। इन्होंने I/81 निकाला है, तो क्यों निकाला है? एक तरफ इन्होंने m/27 r/3 का होल स्क्वायर किया है, तो r9 की जगह इन्होंने 3 क्यों सब्स्टिट्यूट किया है? कुछ गड़बड़ है, आप चेक खुद कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये 27 × 9 ही आएगा, ये 27 × 3 कर दिया इन्होंने, r/3 का होल स्क्वायर लिखा है, लेकिन कैलकुलेशन में इन्होंने नहीं दिखाया है 3/3। इसका आंसर सॉल्यूशन में इन्होंने गलत कर रखा है, ये एक्चुअल आएगा I/240। तो आईडीएस माने जो स्मॉल स्फीयर है ये आएगा, आपको चेक करना पड़ेगा, आप खुद लगाइएगा। मे बी आई रॉन्ग, हमसे कोई गलती हो रही होगी, लेकिन गलती मुझे नहीं लग रही है कि मुझसे हो रही है। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम हम और सिलेक्ट करना चाहते हैं, चलिए हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28, बस लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल 28, इसको आप इस तरीके से करेंगे। सॉल्व प्रॉब्लम एग्जाम्पल 28, आप लगातार करते रहें, हम टेस्ट बहुत जल्दी लेंगे। हम जल्दबाजी में बहुत कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं। आपकी पूरी प्रैक्टिस ना हो और हम एग्ज़ाम ले डालें, आपके मार्क्स भी ना आए, आपकी मेंटल एक्सरसाइज ना हो, तब आपको गेन नहीं होगा। जब आप अच्छे से तैयारी कर लें और पूरा माइंड लगाने के बाद भी अगर नंबर नहीं आते हैं तो सही टेस्टिंग होती है, या बहुत अच्छे आ जाते हैं तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलेगा। यू ट्राई टू कंप्लीट द होल यूनिट। जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, आप अनसॉल्व पेपर से जो भी जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए हैं, डिस्क्रिप्टिव में आए हैं, उनकी सबकी प्रैक्टिस कर डालिए। करने के बाद मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सॉल्व एग्जाम्पल 28। A ball starts from rest and rolls down in 30 डिग्री inclined plane। अब रोलिंग मोशन हमने ले लिया है, ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इस पर रोल करना शुरू करती है। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू कवर 14 मीटर, यानी अगर इस पर 14 मीटर चलती है, इसी को 14 मीटर, कितना है 14 मीटर ना, हाँ, तो इसमें टाइम कितना लगेगा? ए बॉल का मतलब सॉलिड स्फीयर होता है। सॉलिड स्फीयर के लिए जो फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, वो g sin अल्फा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। और इसकी वैल्यू आप जानते हो 2/5 होती है, मैंने 755 होता है। सीधे 5/7 g sin अल्फा यूज करना शुरू करिए फॉर सॉलिड स्फीयर। ये हमने कहा था, इनकी समरी बना लीजिएगा। a = g sin अल्फा 5/7 g sin अल्फा, ये होगा।
तो इसका हमें अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो इसमें निकाल देते हैं। 5/7 जी की जगह आप 9.8 रख सकते हैं और साइन अल्फा साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है। इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं, हमने लिख दिया। 0.5 इंटू 5 इंटू 9.8, ये 5 इंटू 9.5 49 इंटू 0.5/7, 7 से हो गया जाके ये 1.4 है ना। तो ये होगा 7 इंटू 0.5 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सीलरेशन। 3.5 7 इंटू 0.5 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन हुआ। अब हमें टाइम चाहिए, तो ये तो सीधे से सिंपल से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हुआ था तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ ए की जगह आ गया आपका 3.5 टी स्क्वायर और एस की जगह पर 14 मीटर है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो टी स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 14 28 डिवाइडेड बाई 3.5। ये ऊपर से 0 कर दीजिए। 7 5 35 7 40 हो गया, 8 हो गया। तो t इक्वल टू हो गया √8। तो स्क्वायर रूट 8 का क्या होता है? 9 का 3 होता है। अप्रोक्सीमेटली आप 2.8 मीटर सेकेंड ये टाइम आ गया आंसर। इस तरीके से आप टाइम वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। कि पहली चीज तो है कि आप रिंग, डिस्क, इन सब के लिए फॉर्मूले लर्न कर लीजिए कि पूरा a sin अल्फा g sin अल्फा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो एक बहुत ही रॉ मटेरियल की तरह रॉ फॉर्मूला है। आप रिंग के लिए भी, जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था, जैसे रिंग है, रिंग के लिए होता है ए फॉर रिंग g sin अल्फा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की रिंग के लिए 1 होती है। तो सीधे से फॉर्मूला जब भी प्रॉब्लम आए तो g sin अल्फा बाई 1 प्लस 1 होता है 2, 1/2 g sin अल्फा को यूज कर सकते हो। हमें जो हमने पीछे से एक्सरसाइज करी है 5/7 g sin अल्फा वाली, वो नहीं करनी पड़ेगी आपको। डायरेक्टली वी नो दैट एक्सीलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन having angle of inclination alpha is given by 5/7 g alpha। रिंग के लिए आप लिखोगे 1/2 g sin अल्फा। इसी तरीके से जो हमारा डिस्क आती है या सिलेंडर आता है, तो डिस्क या सिलेंडर के लिए आता है वो यहाँ पे 1/2 आता है, 3/2, तो ये 2/3 g sin अल्फा डायरेक्टली आप यूज करेंगे तो कम टाइम में आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एक प्रॉब्लम भी आपको करा दी है, बल्कि 3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराई हैं सॉल्व वाली, और जो एक इंक्लाइंड प्लेन पे हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर रोल करता है उसको कराया है। आप प्रैक्टिस करें कंटिन्यूअसली, ताकि आपका टेस्ट लेने पे आपका जो असेसमेंट है मेरे भी नज़रों में होगा, आपकी नज़रों में भी होगा, आपको भी पता चलेगा हम कहाँ स्टडी कर रहे हैं। आज हम इतना ही रखेंगे, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप एक समरी ज़रूर पूरे इलास्टिसिटी और रोटेशनल मोशन की बना लें। हम नेक्स्ट टॉपिक से आप इसके एक्सरसाइज आप सॉल्व करते रहें। हम यूनिट 3 सेंट्रल फोर्सेस, 2 बॉडी प्रॉब्लम एंड सेंट्रल फोर्सेस की शुरुआत कर देंगे। आज इतना ही रहने दीजिए और आप पढ़ते रहिए, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए। हमें भी उसमें बहुत बड़ी खुशी होगी कि हमारे बच्चे इतने सिंसियर हैं और इतने होशियार हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा पढ़ रहे हैं। तो जैसा आप